10वें अध्याय में लेखक ने समर को आत्मग्लानि और अपराध बोध की भावना से भरते हुए दिखाया है। मुन्नी के कारण उस दिन सिनेमा जाना न हो सका। 2-3 दिन बाद समर, दिवाकर तथा उसकी पत्नी किरण सिनेमा गए। लौटते समय दिवाकर तथा समर साथ साथ चल रहे थे और किरण थोड़ा हटकर। उन दोनों के सामने समर के कपड़े बहुत बेकार लग रहे थे। गांठ लगी चोटी उसने खोलकर बालों में मिला ली थी। एक बार उसके मन में आया कि यदि इसे कटा ही लिया जाए तो तुरंत उस विचार को उसने मन से निकाल दिया। दिवाकर तथा समर बातचीत करने लगे। जैसे ही दिवाकर ने पूछा कि वह आजकल क्या कर रहा है, समर को भाई साहब की बात याद आ गई। उन्होंने उसे कुछ काम करने के लिए कहा था। काम ढूंढने के लिए, दिवाकर से सहायता लेने के लिए भी कहा था। समर ने दिवाकर से पूछा कि क्या करना चाहिए। उसने दिवाकर को बताया कि शायद वह आगे नहीं पढ़ पाएगा। दिवाकर एक अमीर पिता की संतान है। वह रिजल्ट तक का समय किरण के साथ मस्ती से व्यतीत करना चाहता था। किरण प्रभा से मिलना चाहती थी, पर समर ने उसके मायके जाने की बात कहकर उन्हें टाल दिया। समर को यह देखकर बुरा लगा कि दिवाकर अपने ही सामने अपनी पत्नी किरण से अपनी माँ की बुराई सुन रहा था। दिवाकर की जिद के कारण उसने खाना वहीं खाया। घर पहुंचने पर समर को वही 5 घंटे पुरानी बात याद आ गई। बाबूजी प्रभा के छत पर जाकर दाल बीनने की बात से नाराज होकर प्रभा को कोस रहे थे। वह कह रहे थे कि सर्दियों में धूप के बहाने छत पर अनेक लोग खड़े रहते हैं। प्रभा सिर झुकाए सब सुन रही थी। तभी अम्मा ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने प्रभा के चरित्र पर उंगली उठाई। प्रभा ने आंख उठाकर माँ की ओर देखा। बाबूजी पांडे जी की लड़की के भागने की बात कहकर चले गए। माँ ने भाई साहब से सारी बात पूछी। भाभी ने घूंघट उठाते हुए अम्मा से कहा, ये पढ़ी लिखी लड़कियां जो ना पढ़ लें सो थोड़ा है। माँ ने प्रभा के दिल पर चोट करते हुए कहा, इन्हीं लखनों के मारे खसम देखता तक नहीं और बहू रानी को चढ़ी है जवानी। लड़का बेचारा सूख सूख कर लकड़ी हुआ जा रहा है। मरे तो मैं तो कल लड़के की दूसरी शादी कर दूं। समर इन सब बातों की ओर ध्यान न देते हुए अपनी कोठरी की तरफ जाने लगा, लेकिन चलते समय जो कुछ मुन्नी ने कहा था वह शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। शब्दों का अर्थ समझ नहीं आता था, पर भीतर बेचैनी महसूस हो रही थी। फिर वह सिनेमा चला गया था। अब 5 घंटे बाद वह अपने घर के फिर उसी घुटन भरे वातावरण में वापस आया था। डरते डरते उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। अमर ने दरवाज़ा खोला। उसने कहा, भैया तुम कहाँ चले गए थे? सारे घर वाले नाराज थे। सभी को फिक्र हो गई थी कि जाने कहाँ चले गए। मार्च का महीना समाप्ति पर था। ठंड कम हो गई थी। उन दिनों किवाड़ खोलकर अंदर ही सोया जाता था। उस समय 11:30 या 11:45 का रहा होगा। समर को प्यास लगी थी। चारों तरफ देखा, पानी कहीं भी नहीं था। आज पता नहीं क्यों उसके लिए खाना पानी नहीं रखा गया था। प्रभा अपना काम कभी भूलती नहीं थी। पानी ऊपर छत के दूसरे सिरे पर दीवार में निकले हुए पत्थर पर जरा सी आड़ में रखा रहता था। वह वहाँ पानी लेने गया तो देखा सामने दीवार से लगा सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहने कोई बैठा था। यहाँ रात के 12 बजे प्रभा भयंकर ओस और पाले में अकेली बैठी रो रही थी। पानी लेते हुए समर के मन में यह सवाल टकरा रहा था कि आखिर यह इस समय यहाँ क्यों बैठी है। समर पानी पीकर लौटकर बिस्तर में लेटे लेटे करवटें बदलता रहा। रह रहकर उससे उसका मन सवाल करता कि आखिर रात के 12 बजे यूं अकेले में बैठी यह रो क्यों रही है। रोने को कोई और जगह नहीं मिली, मगर आश्चर्य यह था कि बड़ी बड़ी बातें हुई थीं। न तो किसी ने बताया कि वह रोई थी और न उसने ही उसे रोते हुए देखा। उसने सोचा कि इस सब में उसे सिर खपाने की क्या जरूरत है। तभी भीतर की गहराई से आत्मा ने धिक्कारा, छी, नीचता की भी कोई सीमा होती है। उसके मन में उल्टी सीधी बातें आती रहीं। सिनेमा में बारूद से पहाड़ उड़ाने का दृश्य देखा। घायल भीत घबराए स्त्री पुरुष चीख चीख कर भीषण कोलाहल मचाते इधर उधर भागे चले जा रहे हैं। यह शोर इतना घना और ऊंचा है कि एक बात भी सुनाई नहीं दे रही। इस कोलाहल में एक दो बातें ही वह सुन रहा था, जैसे सहतीर के नीचे दबी मुन्नी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, भैया भाभी से बोलो। दूसरी आवाज़ उसकी अपनी थी, जो किसी घुटी जगह से आ रही थी। नहीं, अभी तो वह अपने घर है, जब आएगी तो जरूर मिलाऊंगा। मन में यह आवाज़ लगातार गूंज रही थी।
कि बाहर ओस में रात के 12 बजे एकांत में बैठा कोई रो रहा था। इन सबको भूलकर समर ने सोने का प्रयत्न किया, पर उसे लगा कि कोई मकड़े की तरह अपने पंजे गड़ाए उसकी छाती पर जमा बैठा है। वह उस द्वंद्व और द्वेलन की तूफानी लहरों पर झूलता रहा, कभी तंद्रिल अवस्था में और कभी सचेत जागते हुए। उससे नहीं रहा जा रहा था। वह धीरे से उठा, पर फिर आत्मसम्मान आड़े आ गया। लेकिन उसे एक ओर हटाकर समर बाहर निकल आया। वह झिझक रहा था, सीधे पास नहीं गया, पानी की तरफ चला गया। चांदनी अभी भी वैसी ही चटकीली थी। थोड़ा सा पानी बिना प्यास के पिया और प्रभा के सामने थोड़ी देर आकर ठिठक गया। वह उसकी उपस्थिति से बेखबर सी रोती रही, चुप न हिली न डुली। समझ नहीं आया कि क्या करे। धीरे धीरे लौटने लगा। पाँव मन मन के भारी हो गए थे, उठ ही नहीं रहे थे। आखिर फिर मुड़कर उसके सामने जा खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद फंसे गले से फटती आवाज़ निकली, आधी रात को यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? प्रभा ने सिर ऊपर उठाकर देखा। वह रो रही थी, अब दुगने वेग से रोने लगी। समर को अपनी उपस्थिति व्यर्थ, अनावश्यक तथा अपमानजनक लगने लगी। उसने कड़वे शब्दों में कहा, सुबह रो लीजिए ना, ओस में तबीयत खराब हो जाएगी। अब रात काफ़ी हो गई है। पहली बार उसने उत्तर दिया कि उसे क्या, वह जाकर सो जाए। 1 साल से कभी उसके मरने जीने की चिंता हुई? उसने सीधा समर की आंखों में देखा। उसकी दृष्टि ने समर के कर्ण कर्ण को भेद दिया। उसे लगा जैसे उसकी सारी शक्ति खींच ली गई हो। टूटा हुआ सा वह धम से उसके सामने बैठ गया और अपने बेजान हाथों को उसके कंधों पर रखकर कहा, प्रभा, तुम मुझसे नाराज़ हो? वह पति के कंधे झंझोड़ती हुई बोली, मुझे बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या कसूर किया है मैंने तुम्हारा? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दो, मैं चू नहीं करूँगी। तुम शौक से दूसरी शादी कर लो, लेकिन मुझे बताओ तो सही। उसके शरीर का रोआं रोआं मानो पिघल कर फूट पड़ना चाहने लगा। वह सिसक रही थी, पत्ती की तरह काँप रही थी। समर को भी कहाँ होश था, वह उससे भी जोर से रो रहा था। इस प्रकार दोनों रोते रहे, बेहोश और बेसुध। समर को याद आ रहा था कि किस तरह किसी की इकलौती बच्ची पर उसने अत्याचार किए, कितनी यातनाएं दी। उसका यहाँ कौन था जिससे वह अपने मन का हाल कहती? तब उन बरछों की चोट से रुलाई दुगनी चौगनी होकर उमड़ने लगती। उसने कभी यह सोचने की कोशिश भी नहीं की कि उसके भी जान है। एक बार भी नहीं सोचा कि वह किस बूते पर नौकरों की तरह रात दिन खटती है, उनकी खरीदी गुलाम तो नहीं है। समर के मन में छत से कूदकर आत्महत्या करने की बात आ रही थी। लेकिन दोनों इसी प्रकार रोते रहे और सवेरे काँव काँव कहीं कौवे बोलने लगे। तब उसे सुध आई और सुबह किसी के जागने से पहले ही वह उठकर चली गई। जाते हुए दूसरी ओर मुंह करके बस इतना ही कहा कि उसे एक पोस्ट कार्ड ला दे। बहुत दिनों से माँ को लिखना चाह रही थी, पर पैसे नहीं थे। समर सोचने लगा कि किस प्रकार उसने इस पर अत्याचार किए। जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद रोशनी की किरण दिखाई देती है, उसी प्रकार अत्याचारों की हद पार हो जाने पर प्रभा के भी दुख दर्द को समर ने समझा। दोनों के मिलकर रोने से उनका मनोमालिन्य मिट गया तथा उनके जीवन में नया सूर्योदय हुआ।